नगर गांव में वैदेही अपने परिवार के साथ रहती थी। वैदेही के घर में उसकी बूढ़ी माँ सरोज और एक छोटा भाई रमेश था। वैदेही के पिता रामनारायण अपने छोटे से खेत में गेहूं की फसल उगाते थे। मई का महीना था और बेहद गर्मी पड़ रही थी। इतनी गर्मी में खेत पर काम करने के कारण उन्हें लू लग गई थी और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। घर की बड़ी बेटी होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी वैदेही ने अपने कंधों पर ले ली। वैदेही बेटी, तेरे पिता तो चले गए, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रही हूँ कि खेत मुखिया जी को बेच दूं। कैसी बात कर रही हो माँ? पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं हूं ना, खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने खेतों में फसल लगाऊंगी। लेकिन बेटी, खेती करना इतना आसान नहीं है। फिर तू तो एक लड़की है, हमारे पास तो खेत जोतने के लिए बैल भी नहीं है। तू खेत कैसे जोत पाएगी? ऊपर से गर्मी भी कितनी पड़ रही है। कुछ भी हो माँ, लेकिन मैं तुम्हें खेत नहीं बेचने दूंगी। मैं अपने माता पिता की किसान बेटी बनूंगी। वैदेही अपनी माँ सरोज को मना लेती है कि वो किसान बनेगी। दूसरे दिन सुबह सुबह, माँ, मैं खेत पर जा रही हूँ। वैदेही बेटी, एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। सरोज एक कागज के टुकड़े में थोड़ा सा गुड़ और एक बोतल में पानी लेकर आती है। उसे वैदेही को देते हुए कहती है, वैदेही, ये गुड़ और पानी रख ले। बाहर बहुत कड़ी धूप है, काम करते समय तुझे बार बार प्यास लगेगी और खाली पेट पानी पिया तो लू लग जाएगी। इसलिए पानी पीने से पहले ये गुड़ खा लेना। और हाँ, ये दुपट्टा अपने सिर पर रख ले, इससे तू धूप से बची रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना और रमेश का ध्यान रखना। मैं दोपहर में खाना खाने के लिए घर आऊंगी। ठीक है वैदेही, आराम से जाना। माँ से विदा लेकर वैदेही अपने खेत की तरफ चलती। चिलचिलाती हुई धूप उसके सिर पर रखे दुपट्टे को चीरकर उसके चेहरे तक आ रही थी। कड़ी धूप के कारण उसकी आंखें चुंधिया रही थी। ऐसा लगता है कि सूरज देवता उतरकर धरती पर आना चाहते हैं। कितनी सड़ी हुई गर्मी है। हे ईश्वर, मुझे इस गर्मी से लड़ने की ताकत देना। मुझे अपनी खेत में फसल लगानी है। गांव की पगडंडियों को पार करके वैदेही अपने खेत में पहुंची और फसल बोने की तैयारी करने लगी। लेकिन ये सब आसान नहीं था। इसके लिए वैदेही को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वैदेही खुद अपने हल अपने कंधे पर रखकर खेत जोतने लगी। मई की तपती दोपहर में वैदेही जब खेत जोतती तब उसके माथे से पसीने की धारा बहने लगती। अपने सिर पर रखे दुपट्टे से वो पसीना पोंछती और अपने बाबा को याद करती। उफ, कितनी तेज गर्मी है। बाबा इतनी गर्मी में कैसे खेत जोतते होंगे, आज पता चला। खेत जोतने के दौरान उसे बार बार प्यास लगती। उसने माँ के दिए हुए गुड़ और पानी की बोतल निकाली। माँ ने कहा था, पानी पीने से पहले गुड़ खा लेना। पहले गुड़ खा लेती हूँ। वैदेही ने गुड़ का एक टुकड़ा खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, पानी तो ऐसे गर्म हो चुका था जैसे किसी ने अभी अभी उसे चूल्हे से उतारा हो। वैदेही ने पानी थूकते हुए कहा, ये पानी तो बहुत गर्म हो चुका है, पिया भी नहीं जा रहा। इतनी गर्मी में गर्म पानी कैसे पियो? काश घड़े का ठंडा पानी मिल जाता। लेकिन खेत में घड़े का ठंडा पानी कैसे मिलता? बेचारी वैदेही अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकी और फिर उठकर खेत जोतने लगी। काम करते करते दोपहर हो गई। भूख लग गई है, अब घर चलती हूँ। सबसे पहले घड़े का ठंडा पानी पीऊंगी। ऐसा सोचकर वैदेही घर आ जाती है। वैदेही बेटी, तू आ गई। तेरे लिए खाना लगा दूं? आज मैंने तेरे पसंद के करेले बनाए हैं। माँ, खाना बाद में खाऊंगी, पहले मुझे घड़े का ठंडा पानी पिला दो। वैदेही का छोटा भाई रमेश उसे ठंडा पानी लाकर देता है। वैदेही गट-गट करके पूरे ग्लास का पानी एक बार में पी लेती है। रमेश, एक ग्लास पानी और ला दे। अभी लाता हूँ दीदी। रमेश ने वैदेही को एक ग्लास पानी और लाकर दिया। वैदेही ने दूसरे ग्लास का पानी भी पी लिया। फिर उसने रमेश से एक ग्लास पानी और मांगा। दीदी, पानी पीकर ही पेट भर लोगी तो खाना कैसे खाओगी? क्या करूं रमेश, बाहर बहुत सड़ी हुई गर्मी है। माँ ने जो पानी की बोतल दी थी उसका पानी बहुत गर्म हो चुका था। मुझे बहुत देर से प्यास लगी हुई थी। अब ठंडा पानी मिला है तो दिल करता है कि सिर्फ पानी ही पीती रहूं। इस तरह वैदेही ने 3-4 ग्लास ठंडा पानी पी लिया। उसके बाद, माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट तो पानी पीकर ही भर गया। वैदेही बेटी, इस तरह से तो तू बीमार पड़ जाएगी। भूखे पेट तू खेत में कैसे काम करेगी? लेकिन माँ, अब तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। सरोज के बार बार कहने पर भी वैदेही ने खाना नहीं खाया और सिर्फ पानी पीकर खेत पर चली गई। वैदेही फिर से अपने खेत जोतने लगी। वैदेही अब अक्सर ऐसा ही करने लगी। दिन में वो सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भर लेती और सारा दिन भूखे पेट काम करती। एक दिन सुबह, वैदेही, सुबह के 7 बज गए हैं, आज खेत पर नहीं जाना है क्या? रोज तो तू 6 बजे उठ जाती थी। तभी रमेश वैदेही के पास जाता है और उसे छू कर देखता है।
माँ, दीदी का माथा तो सूरज की तरह तप रहा है। हे भगवान, कर ली ना तबीयत खराब। मैंने पहले ही कहा था भूखे पेट खेत पर मत जाया कर। सरोज को अब वैदेही की बहुत चिंता होने लगी। गर्मी के प्रकोप के कारण वो अपने पति को तो पहले ही खो चुकी थी, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। उसने वैदेही के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू कर दी और उसके शरीर पर कच्चे आम का लेप लगाया। अगले दिन से वैदेही की तबीयत में कुछ सुधार होने लगा। सरोज ने उसके लिए सत्तू के शरबत बनाए। तेरे लिए सत्तू के शरबत बनाए हैं, इसे पी ले, इससे तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। वैदेही ने सत्तू का शरबत पिया। 2-3 दिन तक इसी तरह सरोज ने वैदेही की खूब सेवा की। तीसरे दिन वैदेही की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। माँ, आज से मैं खेत पर जाना शुरू कर दूंगी। 3 दिन से खेत का मुंह भी नहीं देखा, फसल बोनी है। लेकिन वैदेही बेटा, तेरी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है, बाहर बहुत गर्मी है, 2 दिन और आराम कर लेती। माँ, और आराम करूंगी तो फसल कब लगाऊंगी? गांव के सभी किसान रोपनी का काम कर चुके हैं, सिर्फ हमारे खेतों में फसल की बुआई नहीं हुई है। अगर फसल समय पर तैयार नहीं हुई तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है बेटी, जाने से पहले तू भरपेट खाना खा ले, अब मैं तुझे भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी। ठीक है माँ। खेत पर जाने से पहले वैदेही ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद वो खेत पर चली गई। कुछ दिन की कड़ी मशक्कत के बाद वैदेही ने फसल रोपनी का काम पूरा कर लिया। माँ, फसल रोपनी का काम तो हो गया, अब बस फसल अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। लेकिन मुझे डर है कि कहीं गर्मी के कारण हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो। कुछ नहीं होगा वैदेही, तू बेकार में ही चिंता कर रही है। नहीं माँ, अभी तो मई का महीना है और इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है। जून के महीने में ना जाने क्या होगा, गर्मी के कारण कहीं हमारी फसल झुलस गई तो। वैदेही के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर सरोज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सरोज फसलों को लेकर खुद भी चिंतित हो रही थी। वैदेही रोज सुबह सुबह अपने खेत पर जाती और फसल को देखकर आती। रात में भी वो अपने खेतों की निगरानी करती। रानी से फसल को सिर्फ जानवरों और मवेशियों से बचाया जा सकता है, सूरज से बरसने वाली आग से नहीं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, तापमान भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। और एक दिन वही हुआ जिसका वैदेही को डर था। किसी ने उसे खबर दी कि उसकी फसल में आग लग गई है। वैदेही, सरोज और रमेश भागे भागे खेत पर पहुंचे। उनकी आंखों के सामने उनकी फसल धू धू करके जल रही थी। सबने खेत में पानी डालने की बहुत कोशिशें की, लेकिन नाकाम ही हुए। आसपास के खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों ने भी आग बुझाने में उसकी मदद की, लेकिन तब तक फसल बर्बाद हो चुकी थी। भीषण गर्मी के कारण वैदेही की फसल जलकर राख में तब्दील हो गई। वैदेही फूट फूट कर रोने लगी। वैदेही बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। लेकिन माँ, मैंने इतनी गर्मी में भी अपना खून पसीना बहाकर अपने खेत को सींचा था और फसल लगाई थी। ईश्वर इतना कठोर क्यों है? बेटा, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है, इसीलिए हमारी फसल उसे झेल नहीं पाई। तू चिंता मत कर, अब हम तीनों साथ मिलकर खेत में फिर से फसल लगाएंगे। देखना, इस बार हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। वैदेही, सरोज और रमेश घर आ जाते हैं। ये बात गांव के मुखिया को जब पता चली, तब उसने वैदेही की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया। मुखिया ने वैदेही को संदेश भिजवाकर उसे अपने पास बुलाया। प्रणाम मुखिया जी, आपने बुलाया? वैदेही बेटी, तुम आनंद नगर गांव की अकेली किसान बेटी हो। गर्मी के कारण तुम्हारी फसल जल गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। गांव की बेटी होने के नाते तुम हमारी भी बेटी हो, इसलिए मेरी ओर से ये कुछ पैसे रख लो। इन पैसों से तुम अपने खेत में दोबारा फसल लगाना, और अब तुम्हारे खेत के पास एक कुआं भी खोदा जाएगा, जिससे पीने के पानी और खेत में पानी देने की सुविधा भी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। वैदेही पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और सरोज को सारी बात बताती है। दूसरे दिन से वैदेही, सरोज और रमेश तीनों मिलकर खेत की साफ सफाई करके खेत की जुताई करते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर फसल लगाते हैं। इस बीच मुखिया जी के आदमियों ने वैदेही के खेत के पास कुआं भी खोद दिया था। माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने खेत के पास कुआं खुदवा दिया है। अब मुझे जब भी प्यास लगेगी, मैं कुएं का ठंडा पानी ही पीऊंगी और खेत में भी कुएं का ठंडा पानी ही डालूंगी। हाँ वैदेही बेटी, मुखिया जी बड़े भले इंसान हैं। जून का महीना आ चुका था। गर्मी अपने विकराल रूप से सबको डरा रही थी, लेकिन वैदेही ने इस बार हिम्मत नहीं हारी और डटकर गर्मी का मुकाबला किया। वो सुबह शाम अपनी फसल में खूब अच्छी तरह से पानी डालती। इस बार ईश्वर ने भी उसका साथ दिया और एक दिन बेमौसम बरसात हुई। उसके बाद गर्मी से सबको थोड़ी राहत मिली। मौसम सुहाना हो गया और वैदेही की फसल भी लहलहा उठी।